इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे रहस्य की तह में उतर रहे हैं जो दशकों से कायम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आखिर हुआ क्या था? हमारे सामने कई तरह के स्रोत हैं, सरकारी रिपोर्टें हैं, जांच समितियां हैं और फिर वो दस्तावेज भी हैं जो इन सब पर सवाल उठाते हैं। हमारा इरादा है इन स्रोतों से मिली जानकारी को परत दर परत देखना और ये समझना कि 1945 में उनकी कथित मृत्यु की खबर के इतने सालों बाद भी ये पहेली क्यों सुलझ नहीं पाई है। हम सिर्फ उपलब्ध कराए गए स्रोतों के आधार पर तथ्यों और अलग-अलग नजरियों को देखेंगे, बिना किसी पक्षपात के। सब कुछ शुरू होता है 18 अगस्त 1945 को। खबर आई कि ताइहोको, जिसे अब ताइपे कहते हैं, वहां एक विमान हादसा हुआ है और इसी खबर ने तुरंत शक के बीज बो दिए। चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। तो जो आधिकारिक कहानी हमें बताई गई वो ये है, 18 अगस्त 1945 को ताइहोको में एक जापानी बॉम्बर विमान मित्सुबिशी K-21 वो उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि इसमें नेताजी, जापानी लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई और कुछ और लोग सवार थे। बताया गया कि नेताजी बुरी तरह जल गए थे और कुछ घंटे बाद नैनमोन मिलिट्री अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर तानियोशी योशिमी के इलाज के दौरान। हाँ, और ये भी कहा गया कि उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार करके टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दिया गया। इस कहानी की पुष्टि सबसे पहले 1946 की फिगिश रिपोर्ट में की गई, जो एक ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट थी। बिल्कुल, और वो कथित तौर पर हादसे में बचे कर्नल हबीब उर रहमान जैसे लोगों से पूछताछ पर आधारित थी। फिर 1956 में भारत सरकार ने शाहनवाज समिति बनाई। हाँ, शाहनवाज समिति। इस समिति ने भी इसी कहानी का समर्थन किया और कहा कि नेताजी की मृत्यु चोटों की वजह से हुई और इसमें कुछ भी गढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू होता है। हाँ, कैसे? देखिए, शाहनवाज समिति की रिपोर्ट में ही ये माना गया है कि दुर्घटना की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र सबूत मौजूद नहीं था। अच्छा, रिपोर्ट में ही ये बात थी? हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त के जापानी रिकॉर्ड्स में 18 अगस्त 1945 को ताइहोको में ऐसे किसी विमान हादसे का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। कोई जिक्र नहीं। बाद में 1970 में खोसला आयोग बना। उन्होंने भी विमान हादसे की बात तो मानी, लेकिन उन्होंने भी कई अहम सवालों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे हादसे वाली जगह से कोई मलबा क्यों नहीं मिला, या ऐसे विश्वसनीय गवाह क्यों नहीं थे जिनका इस मामले से सीधा कोई लेना देना ना हो। ये बातें अनसुलझी रहीं। बिल्कुल, और जैसे ही हादसे की खबर आई थी, नेताजी के परिवार और उनके समर्थकों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, तुरंत ही। उनका तर्क था कि नेताजी जैसे अनुभवी और रणनीतिक सोच वाले व्यक्ति कभी भी अपने इतने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ एक ही विमान में यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाते। ये बात तो है। और दिलचस्प बात ये है कि शुरुआती ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट यानी फिगिस रिपोर्ट में भी उसी वक्त फैल रही साजिश की कहानियों का जिक्र किया गया था। हाँ, उसमें मेंशन था। शक तो शुरू से ही हवा में था। बिल्कुल था। और उस समय के राजनीतिक हालात को समझना भी जरूरी है। जैसा कि कुछ स्रोतों से पता चलता है, आजादी के ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं पर शायद इस आधिकारिक कहानी को स्वीकार करने का एक तरह का दबाव था। दबाव? किस लिए? संभवतः नई सरकार की स्थिति मजबूत करने के लिए। हाल ही में सामने आए कुछ दस्तावेज तो ये भी दिखाते हैं कि नेहरू सरकार नेताजी के वफादारों पर नजर रख रही थी। अच्छा, निगरानी? हाँ, उन्हें एक संभावित चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। 1948 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े ब्रिटिश आर्काइव्स तक पहुंच को रोक दिया और कई फाइलों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वर्गीकृत कर दिया गया। क्लासिफाइड? कब तक के लिए? कुछ तो 2035 तक के लिए। बाप रे। हाँ, ये गोपनीयता सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि नेताजी की आजाद हिंद फौज यानी INA के खजाने से जुड़ी रिपोर्ट्स और नेताजी के बारे में गांधी जी के विचारों तक को दबाने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ रोके गए गृह मंत्रालय के दस्तावेजों से इशारा मिलता है। इस गोपनीयता की गहराई का अंदाजा नेताजी की पत्नी एमिली शेंगल के एक किस्से से भी लगता है। हाँ, वो किस्सा भी काफी चर्चित है। कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब प्रणब मुखर्जी ने उन्हें रेंकोजी मंदिर की अस्थियों को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने इसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश माना और कथित तौर पर एक ब्लैंक चेक तक फाड़ दिया था। ये किस्सा निश्चित रूप से शक को और पुख्ता करता है। जानकारी को दबाने और
नियंत्रित करने की यही प्रवृत्ति हमें इस मामले के अगले सबसे अहम पड़ाव पर ले जाती है। मुखर्जी आयोग। हाँ, जस्टिस मुखर्जी आयोग की जांच। सही कहा। 1999 में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और 2005 में जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसके निष्कर्ष तो मतलब चौंकाने वाले थे। बिल्कुल, ये एक बड़ा मोड़ था। मुखर्जी आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 के उस कथित विमान हादसे में नहीं हुई थी। साफ साफ कह दिया। हाँ, साफ साफ। उन्होंने ये भी कहा कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी राख नेताजी की नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट का मिलान नेताजी के परिवार के सदस्यों से नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट भी हुआ था? हाँ, और वो मैच नहीं हुआ। आयोग का निष्कर्ष था कि नेताजी उस हादसे से बच निकले थे और संभवतः सोवियत रूस पहुंच गए थे। रूस? अच्छा। आयोग ने जापानी रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की और उन्हें उस कथित दुर्घटना का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकारों ने 110 बेहद महत्वपूर्ण फाइलें रोक रखी थी। 110 फाइलें? हाँ, जिनमें नेहरू के कुछ नोट्स भी शामिल थे, ऐसा कहा गया। लेकिन इतनी विस्तृत जांच और इतने स्पष्ट निष्कर्षों के बावजूद 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार, यानी उस समय की केंद्र सरकार, हाँ, उस समय की केंद्र सरकार ने इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? कैसे? संसद में गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने महज एक पन्ने का बयान पढ़ा। उसमें रिपोर्ट के बाकी हिस्सों को स्वीकार करते हुए भी उसके मुख्य निष्कर्ष को नकार दिया गया। बिना बहस के? बिल्कुल बिना किसी बहस के। और वो फाइलें आज भी वर्गीकृत हैं। इस तरह से रिपोर्ट को खारिज किए जाने से आम धारणा तो यही बनी कि शायद कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, धारणा तो यही बनी। हो सकता है आजादी के बाद बने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को बचाने के लिए, या शायद नेताजी के कांग्रेस नेतृत्व से अलग विचारों को दबाने के लिए। ये सब अटकलें लगने लगी। नेताजी के परिवार के कुछ सदस्यों जैसे सुगत बोस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे नेताजी की विरासत को छोटा करने की एक निंदनीय मनगढ़ंत कहानी कहा। बिल्कुल। मुखर्जी आयोग के निष्कर्ष और जिस तरह से सरकार ने उन्हें खारिज किया, उसने उन वैकल्पिक सिद्धांतों को और हवा दे दी जो पहले से ही मौजूद थे। हाँ, इसने लोगों के मन में सवाल और गहरे कर दिए। बिल्कुल। हाँ, ये जो शक थे और आयोग के जो निष्कर्ष सामने आए, उन्होंने कई वैकल्पिक कहानियों को जन्म दिया जो सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली और सबसे चर्चित थ्योरी ये है कि नेताजी ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था। हाँ, कि ये सब एक स्टेज्ड एक्सीडेंट था। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने जापानियों की मदद से मंचूरिया होते हुए सोवियत संघ भागने की योजना बनाई थी। 1991 के बाद सामने आई कुछ कथित केजीबी फाइलें। केजीबी यानी उस समय की सोवियत खुफिया एजेंसी। हाँ, उन फाइलों में 1946 में साइबेरिया में नेताजी के हिरासत में होने के संकेत मिलने का दावा किया जाता है। एक विचार ये भी है कि स्टालिन ने शायद भारत सरकार से संबंध बेहतर रखने के लिए 1949 में उन्हें मरवा दिया। कुछ गवाह जैसे लीला रॉय ने तो ये भी दावा किया कि नेताजी ने 1948 में रूस से उनसे संपर्क साधा था। ये दावे भी हैं। दूसरा सिद्धांत जो भारत में बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहा, वो गुमनामी बाबा की पहचान से जुड़ा है। हाँ, फैजाबाद वाले बाबा। हाँ, 1950 के दशक से लेकर 1985 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी कहते थे। बिल्कुल एकांत में रहते थे वो। हाँ, और कहा जाता है कि उनकी आदतें, उनका ज्ञान, उनकी बातचीत का तरीका सब कुछ नेताजी से काफी मिलता जुलता था। ऐसी बातें कही जाती थी। उनके निधन के बाद उनके सामान से नेताजी के परिवार की तस्वीरें और आजाद हिंद फौज से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली। हाँ, ये भी सच है। उनके सामान से लिए गए दांतों के डीएनए टेस्ट पर कुछ विवादित रिपोर्ट्स आईं, लेकिन 2016 में बने सहाय आयोग ने आखिर में ये निष्कर्ष निकाला कि वो नेताजी के अनुयायी हो सकते हैं, खुद नेताजी नहीं थे। सहाय आयोग का तो यही कहना था। हालांकि कुछ लोग इसे भी ध्यान भटकाने की कोशिश मानते हैं। विवाद तो इस पर भी रहा। और तीसरा सिद्धांत थोड़ा और गंभीर है। ये कैद और हत्या की बात करता है। इसके मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद नेताजी को या तो सोवियत सेना ने या जापानियों ने ही बंदी बना लिया था। मतलब पकड़े गए थे वो। हाँ, और फिर भारत में एक ताकतवर नेता के तौर पर उनकी वापसी को रोकने के लिए उन्हें मार दिया गया। अच्छा। 1950 के दशक की एक CIA रिपोर्ट। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी। हाँ, उस रिपोर्ट में चीन में नेताजी के होने की अफवाहों का जिक्र मिलता है,
ये भी कहा जाता है कि नेहरू ने स्टालिन को कुछ गोपनीय पत्र लिखकर स्थिति साफ करने को कहा था, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिला। इस सिद्धांत को कभी-कभी 1966 में ताशकंद में हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत से भी जोड़ा जाता है। हाँ, ये कनेक्शन भी बनाया जाता है। ऐसी अटकलें लगाई गईं कि शायद शास्त्री जी को नेताजी के जीवित होने के बारे में कुछ पता चल गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये सभी सिद्धांत ही हैं, थ्योरीज हैं। हाँ, पक्का सबूत नहीं है। इनमें से किसी के भी पक्ष में कोई ठोस अकाट्य सबूत अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इन सिद्धांतों को लगातार बल मिलता रहा है, खासकर उन 1300 से ज्यादा फाइलों की वजह से, जिन्हें पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। इतनी सारी फाइलें अभी भी रुकी हुई हैं। हाँ, 2016 से 2023 के बीच कुछ फाइलें जरूर सामने लाई गईं, जिनसे नेताजी के रिश्तेदारों पर निगरानी जैसी बातें पता चली। निगरानी वाली बात तो पक्की है। हाँ, वो फाइलों से सामने आया, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। आरटीआई कार्यकर्ता अनुज धर ने अपनी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में तो इसे नेताजी के समाजवादी विचारों, जो गांधी के रास्ते से अलग थे, उन्हें दबाने के लिए एक डीप स्टेट मतलब व्यवस्था के भीतर गहरे तक बैठे हुए तत्वों का प्रयास तक कहा है। और यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों? बिल्कुल, और ये सवाल हमें सीधे तौर पर अलग-अलग समय की सरकारों की भूमिका पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, सरकारों का रोल। नेहरू युग की बात करें तो कुछ स्रोत बताते हैं कि पाठ्य पुस्तकों से नेताजी के जिक्र को कम करने या उन्हें एक अलग नजरिए से पेश करने की कोशिश हुई। शायद इसलिए कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों यानी एक्सेस पावर्स के साथ लिया था। हाँ, शायद। हालांकि ये भी सच है कि 1945 में जब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया तो पूरे देश में उनके समर्थन में प्रदर्शन हुए थे। हाँ, लाल किले का मुकदमा, उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी फाइलों को गोपनीय बनाए रखा गया। हाँ, क्लासिफिकेशन जारी रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शायद उन्हें डर था कि अगर नेताजी वापस आ गए तो उनके राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। ये भी एक एंगल है। यहाँ तक कि गुमनामी बाबा की पहचान के लिए 1997 में शुरू हुई जस्टिस सहाय जांच में भी रुकावटें डालने के आरोप लगे थे। हाँ, उस जांच में भी। बाद की सरकारों जैसे वाजपेयी सरकार और यूपीए सरकार के समय में कुछ फाइलें सार्वजनिक हुई, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी और अधूरी रही। हाँ, कुछ फाइलें तो आई। फिर 2015 से 2023 के बीच मौजूदा सरकार ने 5000 से ज्यादा पन्ने जारी किए, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। 5000 पन्ने? हाँ, ये तो काफी है। हाँ, लेकिन आलोचक कहते हैं कि रूस से जुड़ी मानी जाने वाली कई अहम फाइलें अभी भी सामने नहीं आई हैं। अच्छा, रूस वाली फाइलें अभी भी नहीं? हाँ, जिससे चुनिंदा पारदर्शिता के आरोप लगते हैं। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो नेताजी के मामले में जो गोपनीयता और टाल मटोल का रवैया दिखता है, वो भारत में कथित तौर पर हुए कुछ अन्य विवादों या घोटालों के पैटर्न से मिलता जुलता नजर आता है। जैसे कौन से मामले? जैसा कि हमारे स्रोतों में जिक्र है, उदाहरण के लिए 1948 का जीप घोटाला। अच्छा, जीप स्कैम। हाँ, जिसमें सेना की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे और मामला दब गया। या फिर 1980 के दशक का बोफोर्स तोप सौदा घोटाला। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था, जिसमें उच्च स्तर पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे और जांच सालों तक चलती रही। हाल के वर्षों में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन का मामला भी है। 2G स्कैम, जिसमें भारी नुकसान के अनुमान लगाए गए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही। इन मामलों में भी अक्सर जांच में देरी, फाइलों के गायब होने या राजनीतिक बचाव के आरोप लगते रहे। तो एक पैटर्न दिखता है। कुछ हद तक ये नेताजी वाले मामले की याद दिलाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? क्यों ये रहस्य करीब 8 दशक बाद भी बना हुआ है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या इसका संबंध भारत की आजादी की कहानी के किसी ऐसे पहलू से है जिसे उजागर नहीं होने दिया गया? क्या एक ऐसे नायक का जीवित रहना, जिसका रास्ता मुख्य धारा के नेतृत्व से अलग था, किसी तरह का खतरा माना गया? देखिए, नेताजी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होने या मृत्यु का रहस्य नहीं है। ये एक प्रतीक बन गया है। प्रतीक किस चीज का? दबी हुई विरासतों का, छिपे हुए इतिहास का और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की जरूरत का। मिशन नेताजी जैसे कई अभियान लगातार मांग कर रहे हैं कि सारी जानकारी सामने लाई जाए। जब तक सभी फाइलें, खासकर वो जिन्हें 2035 तक के लिए वर्गीकृत बताया जाता है, पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हो जाती,
तब तक ये सवाल कायम रहेंगे। बिल्कुल। और ये सवाल भारत को अपने इतिहास के अनसुलझे पहलुओं का सामना करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आज के इस विश्लेषण में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई जटिल तथ्यों और परतों को खंगाला। हाँ, काफी कुछ देखा। आधिकारिक कहानी देखी, उस पर उठे गंभीर सवाल समझे, अलग अलग जांच आयोगों के विरोधाभासी निष्कर्षों पर नजर डाली, सरकारों की भूमिका पर लगे आरोपों को जाना और उस रहस्य को महसूस किया जो आज भी कायम है। ये साफ है कि जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर कोई एक निश्चित जवाब देना मुमकिन नहीं है। अभी भी नहीं। कहानी में कई पेंच हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी आने बाकी हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जैसा हमने स्रोतों में देखा, अलग अलग दौर में अलग अलग मामलों में जानकारी को दबाने या गोपनीयता बरतने का एक पैटर्न सा नजर आता है। हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्र की शक्ति, इतिहास को लिखने और नियंत्रित करने की कोशिश और एक लोकतंत्र में आम नागरिक के जानने के अधिकार के बीच क्या रिश्ता है। जानने का अधिकार। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।